Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yeah. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was greatest night in the history of television. Okay. So guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टिल लव फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 29 मार्च। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है। काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारा स्टैटिक और करंट जो है उसका मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं एक कंट्रोवर्सी के साथ में, जो कि कल बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर एंड में पेपर पर यहाँ पर दे रखी है। बेसिकली अभी रिसेंटली क्या हुआ, ऑस्कर अवार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हो गई। ये जो एंकर साहब होते हैं, जैसे नहीं कपिल शर्मा शो कई बार एंकरिंग करते रहते हैं और कई बार बातें कई सारी बोल जाते हैं, तो यहाँ पर विल स्मिथ की वाइफ के बारे में इनके द्वारा बोला गया कुछ उल्टे सीधे सब। तो यहाँ पर इनको गुस्सा आया और आप लोगों ने जैसा कि अभी वीडियो में देखा, ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिला। ये बहुत ही बड़ा एक इंसिडेंट आप लोग बोल सकते हैं, खासकर इंटरनेशनल जो पोडियम पर, जहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड यहाँ पर देख रहा है कि कैसी कैसी मूवीज, कौन कौन सी किस तरीके से चीजें यहाँ पर आ रही है। पर लेकिन अगर मूवी में आप लोगों ने यहाँ पर, ये मूवी नहीं, जो इस वीडियो में आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट बात देखी होगी, जो मुझे पर्सनली मतलब काफी एक डिफरेंट लगी थोड़ी सी। इंसान को थप्पड़ पड़ गया, ठीक है, उसके बाद में भी इसने चीजों को न्यूट्रल रखने की कोशिश की। ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज थी। पर लेकिन सामने वाले की वाइफ को इतने हद तक चीजें बोलना कि ये चीजें मतलब सही भी, एक मतलब मुझे पर्सनली वो चीज गलत लगी अगर देखा जाए तो, कि एक पर्टिकुलर पर्सन की एक तरीके से नहीं, पर्सनल लाइफ में इस तरीके से बातें बोलना, और वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तो वो भी चीजें, तो मतलब आप लोग क्या इसके बारे में बोल सकते हैं? आप लोग बताइए, आप लोग क्या रहे हैं यहाँ पर? क्या विल स्मिथ के साहब के द्वारा सही किया गया यहाँ पर थप्पड़ मारकर? और थप्पड़ मारने के बाद में जो इनकी रिएक्शन थी, ऐसे कितने लोग हैं थप्पड़ खाने के बाद में ऐसी रिएक्शन दे सकते हैं? तो इसमें आप लोग क्या रहे हैं, आप लोग अपनी राय बताइएगा। बाकी ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो ऑस्कर वो अवार्ड अभी दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो ये मैंने सारी मूवीज के नाम यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए, कौन कौन सी मूवी इनको यहाँ पर विल स्मिथ साहब को ये बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये कि ये 94th एडिशन का था, यानी कि आप लोग इसको बोल सकते हैं कि 94वां एडिशन था यहाँ पर, जो यहाँ पर कहां पर होता है हमेशा, ये लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। और जो बेस्ट पिक्चर है यहाँ पर वो है सीओडी का मतलब बोला गया यहाँ पर चाइल्ड ऑफ डेफ एडल्ट। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बहरे एक इंसान का बच्चा। तो ये एक तरीके से जो यहाँ पर आप लोगों के लिए मूवी है, बेसिकली मतलब कि मूवीज मिल गई आप लोग कई सारी जोन से आप लोग देखते हैं। तो इसके बारे में इनको अकेडमी अवार्ड बोला जाता है। वैसे तो नॉर्मली अगर बात करें, आप लोगों से पूछ रहे डायरेक्ट क्वेश्चन कि ऑस्कर अवार्ड को क्या बोलते हैं, तो अकेडमी अवार्ड का नाम इनको यहाँ पर दिया जाता है। 1927 में इनको स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम यहाँ पर 1929 में इनको दिया गया था। तो ये बेसिकली ऑस्कर अवार्ड का मतलब है कि एक तरीके से नोबेल प्राइज आप लोग बोल सकते हैं इनको मूवी के फील्ड का। तो ये डिटेल मैंने आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड करा दी, अगर वनडे टाइप के एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर आज एक एडिटोरियल भी दे रखा है इसके बारे में, वो बेसिकली मूवी के बारे में बता रखा है, तो आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। पर हाँ, जो ये बातें मैंने आप लोगों को बताई है, इनके बारे में आप लोग एक जरूर आइडिया रखिएगा, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कुछ बन जाए तो आप लोग उसको समझ सके। वहां पर बेसिकली जो चीजें बता रखी है, अगर आप लोग बात करें तो ये आप लोगों को एक तरीके से एक ओवरव्यू दिया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तो वो सारी बातें अपनी जगह। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आज की एक शानदार कोटेशन है, जिंदगी में अंदर तक उतरेगी अगर इसके ऊपर फोकस करेंगे। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वह हर पन्ने को बांध कर रखता है। हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इरिटेशन आती है, हर एक इंसान जो है कभी ना कभी परेशान होता है, पर लेकिन अगर उस टाइम पर ये धैर्य का पाथ फॉलो कर ले तो भाई साहब जिंदगी में ना वो हर एक दिक्कत से निकल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया में आप लोगों को इरिटेट करने की कोशिश करेंगे, पर लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को शांति में बनाए रखना है और अपने काम पर फोकस करना है। ठीक है, इस तरीके से करिए आप लोग। अगर कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है, आप लोगों को लगता है कुछ ज्यादा ही उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो बिल्कुल जिंदगी में से उनको ऐसे निकाल के फेंक दो जैसे वो कभी थे ही नहीं। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आप लोगों के साथ में बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है, ठीक है, तो सामने वालों को बेसिकली उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, एक तरीके से नंबर डिलीट मारो, सामने वाले इंसान को ब्लॉक करके फेंक दो अगर कोई ज्यादा फालतू की चीजें कर रहा है। क्योंकि यार उसकी एक तरीके से एक पर्टिकुलर इंसान जो होता है ना, वो जैसी प्रवृत्ति में रहा होता है, जहां पैदा हुआ होता है, जहां बड़ा होता है,
वो वैसी हरकतें करेगा, ठीक है। तो उसका बैकग्राउंड यहाँ पर दिखाता है वो किस तरीके के बैकग्राउंड से निकल कर आता है। और आप लोगों का बैकग्राउंड जो आप लोगों के साथ में है, तो अपनी जिंदगी में शांति बनाए रखने का क्या काम है, उसको अपनी जिंदगी में से फिनिश करो और अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट करो। तो ये सबसे आसान तरीका है। ये समझो था ही नहीं इंसान, अरे दुनिया में पता नहीं कितने आदमी मर जाते हैं, समझो मर गया तुम्हारी साइड से, ठीक है, कहानी खत्म। आप लोग अपने काम पर फोकस करो और बल्ले बल्ले जिंदगी को एंजॉय करो। तो क्यों टेंशन लेने का है? अगर आप लोग इस तरीके की जिंदगी जी रहे हो तो शांत एक तरीके से अपने ऊपर पूरा फोकस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सामने वाला छूमंतर गया, ठीक है। तो ये कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इरिटेट हो रहा हूँ, रूममेट से दिक्कत हो रही है, वो सारी चीजें, तो उठा के यार चेंज कर दो ना। कहाँ का वो तुम्हारे साथ में लाइफ टाइम थोड़ी ना रहने वाला है। जॉब लगती है उसकी कहीं जिंदगी होगी, आप लोग की कहीं होगी। तो हमेशा शांति बनाकर अपने डिसीजन लो और ऐसे डिसीजन लो जो कि आप लोगों को सही डायरेक्शन में लेकर चले, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आई होप कि आप लोग इसको जिंदगी में जरूर इंप्लीमेंट करोगे, ओके। अब आइए आज के जो है आर्टिकल्स के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। काफी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, न्यूज एनालिसिस भी देखिएगा, वीडियो को एंड तक काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। और क्वेश्चन देता हूं आंसर राइटिंग के, उन क्वेश्चन को आप लोग को जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहले एक ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ पाओगे। जो अगर यहाँ पर आर्टिकल के बारे में बात करें तो ये वाला आर्टिकल इमरान खान साहब के बारे में है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में उनकी जो नैया है वो डूबने वाली है। उन्हें कहते हैं कि जो तिनके का सहारा बस वही मिला हुआ है, ठीक है। तिनका जिस दिन हट गया तो उनकी समझो कि वो लुटिया डूबती नहीं, ब्लुक ब्लुक ऐसी आवाज आती नीचे जाती है, वो आवाज आने वाली है जल्दी। क्यों? क्योंकि उनका तिनका था बेसिकली आर्मी, और आर्मी जो है आज के डेट में उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उनका तिनका यहाँ पर छूटने वाला है। इसके बारे में न्यूज एनालिसिस में भी बता रखे हैं नंबर्स वगैरह कि 172 के करीब उनको नंबर चाहिए, पर लेकिन उनकी पार्टी जो है उतना नहीं बेसिकली कर पाएगी। वो सब चीजें आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी यहाँ पर ये भी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। इसमें बोला गया कि क्या आम आदमी पार्टी जो है वो सेंटर लेवल पर आ सकती है, क्या बीजेपी का जो डोमिनेशन है उसको ये चेक एंड बैलेंस कर सकती है, तो ये बातें बोली गई है। इसमें आप लोग की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है? जैसे कि एक अच्छी खासी अपोजिशन होनी चाहिए अगर एक डेमोक्रेसी को आप लोगों को चलाना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर 2024 की बातें स्टार्ट हो गई हैं अभी से ही। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम पर अगर बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अपोजिट में क्या यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी कुछ यहाँ पर बता सकती है, उसको कुछ बेसिकली एक तरीके से चेक एंड बैलेंस दे सकती है। तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आप लोग अपनी राय यहाँ पर बता सकते हैं। काफी एक बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। बिम्स्टेक के बारे में आर्टिकल है, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक एक पॉइंट आप लोग का क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ऑस्कर अवार्ड के बारे में, तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लीजिएगा ताकि कोई क्वेश्चन पूछा आप लोगों से तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर ये वाला आर्टिकल जो है इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये बात कर रहा है किसके बारे में? ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे, एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कभी ईरान न्यूक्लियर डील में आप लोग कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर, ये कोविड-19 और आत्मनिर्भर भारत, वो सारी बातें बेसिकली यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। एक तरीके से हमारे देश में कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों को पता है बहुत सारे डिसीजन लिए गए, तो उसी में से एक डिसीजन था आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने ऊपर निर्भर रहकर चलें। तो वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेंज की गई, क्राइसिस आप लोगों को देखने को मिले, ठीक है। तो कुछ ऐसे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम पर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा उस टाइम पर आत्मनिर्भर के बारे में। पर लेकिन रियलिटी में कई बार ये भी रहते हैं कि चीजें जो होती हैं जहां तक पहुंचनी होती है वहां पर नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। सेल्फ रिलायंट के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे एरिया में हम लोग, जैसे डिफेंस में हम लोग आज के डेट में आत्मनिर्भर के बारे में बात कर रहे हैं, वो और भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं हम लोग आज के डेट में इन सब चीजों पर फोकस कर रहे हैं। तो ये मुद्दे यहाँ पर बताए गए जो कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर। ये तेलंगाना के बारे में बात की जा रही है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है तेलंगाना के अंदर में कैंटोनमेंट एरिया को लेकर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप लोग जाकर इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। पॉलिटी के अंदर मैंने डिस्कस कर रखा है यहाँ पर डिटेल में कैंटोनमेंट एरिया, यहाँ पर ये सारे किसके अंदर आते हैं, यानी कि जैसे कैंटोनमेंट एरिया होगा, जो कैंट एरिया नहीं बोलते आप लोग, किसके अंदर में आता है क्या आप लोगों को पता है? नॉर्मली किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, फिर कहां पर आता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये आज का डेटा पॉइंट है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये जो डेटा पॉइंट है यहाँ पर देखेंगे क्या क्या बातें कर रहा है, कुछ बातें हैं। वैसे तो डेटा पॉइंट मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कराता हूँ, तो वहां पर भी आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं। बाकी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में है कई सारे यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे आर्टिकल, जैसे कोरल ब्लीचिंग के बारे में बात करें इसके बारे में समझेंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ह्यूमन ब्लड के अंदर में माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिली, ये काफी शानदार आर्टिकल रहने वाला है। और ये है स्टार्टअप इनिशिएटिव के बारे में, यानी कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके बारे में आर्टिकल देखने को मिलेगा, तो इसको भी समझेंगे। और आज का क्विज वगैरह जो होगा वो यहाँ पर है। और कल आप लोगों ने देखा होगा
जैसे ही आप लोग टेलीग्राम पर जाओगे तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी मिली जाती है, आप लोगों को अगर यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पीडीएफ तो यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, SLVpedia के नाम से जो टेलीग्राम है। मैंने यहाँ पर कल आप लोगों को बेसिकली बोला था ना कि एक तरीके से आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा, तो क्वेश्चन मैंने हिंदी में प्रोवाइड करा दिए और ये क्वेश्चन जो है इनके आंसर भी हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा आज मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाए करेंगे ये चीजें, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। जो नोट्स वगैरह है यहाँ पर प्रोवाइड मैं कराता रहता हूँ, तो और भी कई सारी चीजें, आर्टिकल और डेटा पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, ओके। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पर आप लोग इसके ऊपर जा सकते हैं, ये वीर ऑफिशियल है बेसिकली यहाँ पर, जहां पर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर देते हैं, तो आप लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इस साल की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर देते हैं, तो आप लोग भी पार्ट इसका बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ डेली, एक तो पुराना क्वेश्चन पेपर जो बेसिकली यूपीएससी पूछे जा चुका है, और एक आज के ही डिस्कशन से रहता है जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। और कल मैं भूल गया था, ये इंग्लिश वाला पोर्शन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो काफी कुछ मतलब देखने को मिलेगा, आप लोगों को मजा आएगा लेक्चर को सुनकर, काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी। फैक्चुअल स्टैटिक इंटरव्यू के लिए हर एक एरिया में आप लोग अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। इस तरीके का डिस्कशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, यहाँ पर जिसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बात करेंगे यहाँ पर बिमस्टेक के बारे में, ठीक है। तो बिमस्टेक जो है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि है क्या। इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है इस तरीके से कि आप लोग कभी भूलो ना, इस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में कई सारे एसोसिएटेड चैलेंज भी हैं, इसी के साथ में बिमस्टेक में और क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पर साथ में, वो भी हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में डिफरेंस हम लोग समझेंगे, मतलब एक तरीके से एक उम्दा तरीके का आर्टिकल आप लोगों का रहेगा, तो ढंग से सुनिएगा। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगर बात करूं तो क्वेश्चन भी है यहाँ पर आप लोगों के सामने, डिस्कस करना है द सिग्निफिकेंस ऑफ बिमस्टेक फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए बिमस्टेक का क्या महत्व है, और बिमस्टेक में आज की डेट में क्या क्या आप लोगों को शिफ्ट लाने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर जो एकीकरण हो सके, यानी कि एक तरीके से इंटीग्रेशन हो सके, जो खासकर जिस एरिया में बिमस्टेक है उस एरिया में मिलकर सब लोग काम कर सके, तो उसके कोऑपरेशन को भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है, किसमें, प्रीलिम्स में बन सकता है, इंटरव्यू में बन सकता है आप लोगों से कि क्यों बिमस्टेक को इतना फोकस दिया जा रहा है सा के कंपेयर में। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ रहे तो आप लोग क्या बोलोगे, बताइए जरा आप लोग क्या बोलोगे इसके बारे में। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कई बार देखने को मिल जाती है कि पहली समिट कहां पर हुई, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जैसे बांग्लादेश में ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ पहले, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। सबसे पहले बिमस्टेक फुल फॉर्म क्या है इसकी, बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल यानी कि जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर इस वाले एरिया में मल्टी सेक्टोरल यानी कि अलग अलग सेक्टर में टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि टेक्निकल के फील्ड में भी कोऑपरेशन करेंगे और इकोनॉमी में भी कोऑपरेशन करेंगे, यानी कि जो काम करने वाले हैं उसी के बेस पर इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 7 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सातों के नाम आप लोग यहाँ पर पिक्चर में भी आप लोग देख रहे होंगे। नंबर सबसे बड़ा तो अपना ही देश हो गया यहाँ पर, ठीक है, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया। तो म्यांमार की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में है, जो कि आप लोग याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, नेक्स्ट यहाँ पर श्रीलंका हो गया, और नेक्स्ट यहाँ पर हो गया थाईलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 7 कंट्री है, यहाँ पर ये छठा हो गया, 7 कंट्री है। पहली समिट इसकी थाईलैंड में आप लोगों को देखने को मिली थी, ठीक है, और श्रीलंका इसका करंट चेयरपर्सन है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और अभी यहाँ पर श्रीलंका के अंदर ही इसकी मीटिंग होने वाली है। तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी किस चीज को लेकर बन रही है कि श्रीलंका के अंदर भी इसकी मीटिंग होने वाली है। तो बोला गया एक साइड में तो यूक्रेन के मुद्दे पर यहाँ पर सब लगे हुए हैं, और एक साइड में यहाँ पर 1997 में जो सार्क फाउंड किया गया था, ठीक है, तो अभी यहाँ पर उसकी मीटिंग हो रही है। और ये जो मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये जो मीटिंग है ये होस्ट की जा रही है वर्चुअल मोड में। वर्चुअल मोड में मतलब ऑनलाइन इसको बेसिकली मीटिंग को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात कंट्रोवर्सी निकल कर आ रही है कि यहाँ पर इन्वाइट किया गया म्यांमार को भी, और आप लोगों को पता है म्यांमार में आज के डेट में मिलिट्री रूल चल रहा है। तो इसके चलते ये और ज्यादा थोड़ी सी न्यूज में आ गई है कि इस तरीके से क्या यहाँ पर मिलिट्री रूलर जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको उठाकर जेल में डाल दिया और अपने आप जिंदगी के मजे ले रहे हैं। तो ये कितने हद तक सही है अगर इसके बारे में बात की जाए, तो इसको लेकर यहाँ पर बातें की जा रही है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ और बातें अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँ, इसका नाम ऐसा नहीं है कि पहले से ऐसा पड़ गया। स्टार्टिंग में चिंटू मिंटू था, बाद में पिंटू सिंटू हो गया, और फिर आगे चल के हो गया उन्हें कहते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। तो इस तरीके का नाम पड़ गया बिमस्टेक गोरा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करें तो 5 पांडव साथ में आए थे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। इनके द्वारा मिलकर सोचा गया कुछ अच्छा करते हैं, कुछ मीठा खाते हैं। तो इनके द्वारा बोला गया चलो अपने एरिया में मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा जब ये बात की गई तो फिर आगे चल के म्यांमार को भी लगा और थाईलैंड को भी लगा आखिर हम ही क्यों पीछे हटे।
तो फिर यहाँ पर दो ऐसे हैं एशियन नेशन, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फिर यहाँ पर दे आर टू साउथ, यहाँ पर ये तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सदर्न एशियन, और यहाँ साउथ ईस्ट एशिया के भी नेशन जुड़ गए हैं। तो टोटल मिलाकर 7 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि यहाँ पर टोटल मिलाकर 7 मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे, मतलब 5 पांडव नहीं है, सातों के सातों ने मिलकर काम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, हालांकि आगे चलकर बताता हूं अभी कैसे कैसे यहाँ पर ये बढ़ा। स्टार्टिंग में 5 नहीं थे, स्टार्टिंग में 4 थे, तो एक एक कर यहाँ पर कैसे कैसे चीजें पहुंची तो मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। ये तो मैंने इसलिए बोला ताकि आप लोग कम से कम इनको याद रख सकें, 5 पांडव अलग से। ओके, अब बात करते हैं 1997 में यहाँ पर ये बेसिकली बैंकॉक के डिक्लेरेशन के थ्रू इसको बनाया गया थाईलैंड में। इनके थाईलैंड में सब पहुंचे थे बैंकॉक जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, तो वहां पर लगा कि यार कुछ अच्छा कर लेना चाहिए तो एंजॉयमेंट के बीच में, तो इनके द्वारा चीजों को अच्छा करने की कोशिश की गई। स्टार्टिंग में यहाँ पर BIST बोला गया था, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये 4 कंट्री जो है इनिशियली इनके द्वारा बोला गया, तो इसलिए यहाँ पर फिर आगे चलकर इसमें जैसे मेंबर जुड़े तो फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो BIST यहाँ पर बेसिकली EC का मतलब था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और B से बांग्लादेश, I से इंडिया, S से श्रीलंका और T से थाईलैंड। पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी फिर यहाँ पर उसी तरीके से आप लोगों को पता है फिर यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया। तो फिर यहाँ पर जब म्यांमार जुड़ा 1997 में यहाँ पर आगे चलकर, तो फिर यहाँ पर इसको बिम्स्टेक इसका कर दिया गया, और जब नेपाल और भूटान यहाँ पर एडमिट किए गए तो पूरा नाम आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि आज के में इसको बिम्स्टेक के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो पूरा नाम आज के में देखने को मिलता है ये 2004 में आप लोगों के सामने निकल कर आया, ठीक है। तो म्यांमार ने इसको ज्वाइन किया, उस टाइम पर भी यहाँ पर ये BISTEC था, पर लेकिन जैसे ही नेपाल और भूटान ज्वाइन किए तो फिर लगा चेंज करना पड़ेगा। ये अलग अलग एरिया में कोऑपरेट करते हैं, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इसी के साथ में टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फिशरी, एग्रीकल्चर। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर नाम में अगर आप लोग देखोगे तो लिखा है मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन, टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि अलग अलग सेक्टर में मिलकर दोनों देश जो है, मतलब सारे के सारे देश हैं, ग्रुप जो हैं वो आपस में काम करने वाले, चाहे वो कोई भी एरिया क्यों ना हो। तो ये यहाँ पर काफी शानदार तरीके से मिलकर एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बिम्स्टेक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मैंने बताई थी। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर बात करें, लगभग 22% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर जीडीपी में बात करें तो काफी ज्यादा है, यहाँ पर अगर बात करें तो लगभग 3 ट्रिलियन के करीब है यहाँ पर। 4th वर्ल्ड ट्रेड जो है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस में अगर आप लोग को देखने को मिले तो आप लोग को देखने को मिलता है इनके बीच में, ठीक है। इसी 1/4 ऑफ द जो वर्ल्ड ट्रेड है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर 6 फोकस एरिया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट, ये टूरिज्म और फिशरी। तो इसमें यहाँ पर मिलकर ये काम करते हैं। तो यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें यहाँ पर ये मिलकर काम कर पाते हैं। आज की डेट में अगर बात की जाए, ये सारे एरिया जो है अगर आप लोग यहाँ पर इनको ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे जो है समुद्र के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है। जैसे अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो कितने राज्य हमारे देश में जो समुद्र के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, बताइए जरा। तो ये एरिया है कहीं ना कहीं हम भी अच्छा लेवल पर यहाँ पर अपना जो है ये बेसिकली फिशरी के फील्ड में अच्छी खासी हमारी कंट्री में भी यहाँ पर हम लोग मछलियां वगैरह पकड़ते हैं। तो ये एक अच्छा रीजन है कनेक्ट करने का एक दूसरे के साथ में। बाकी यहाँ पर देखिए जहां जहां पर अच्छी चीजें होती है वहां सारी अच्छी चीजें आप लोगों को दिखाई भी नहीं देती है। कुछ ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां अच्छी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बिम्स्टेक के बारे में अगर चैलेंजेस के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा बात यहाँ पर है कि अब तक भी इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इनके वो उसके ऊपर इनके ऊपर काम किया गया था 2004 में, और अब तक भी यहाँ पर इसको ये ऐसा है कि बस डिस्कशन चल रहा है, यानी कि आते हैं, बात करते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में इंटरनल टसल आप लोगों को देखने को मिलेगी कई बार कि यहाँ पर एक ने बोल दिया ऐसा कर लेते हैं, दूसरे ने बोल दिया ऐसा कर लेते हैं, तो ये दिक्कत निकल कर आती है। तो देखिए जहां पर 2 बर्तन होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जहां पर 2 बर्तन होते हैं वो खड़केंगे वहां पर, ये तो आप लोगों ने सुनी होगी ना बात। तो ऐसे ही कुछ माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जब यहाँ पर इंडिया और ये छोटी छोटी कंट्री साथ में रहते हैं। कई बार तो इनको डर लगने लगता है, ठीक है। इनको ये लगता है कि पता नहीं इंडिया क्या करेगा, हमको हमारे हिसाब से चलने नहीं देगा। तो कई सारे लोग तो ऐसा करते हैं जहां चाइना होता है वहां सोचते हैं इंडिया आ जाए, और जहां इंडिया होता है वहां सोचते हैं चाइना आ जाए। इससे क्या रहता है, इससे यहाँ पर इनको ये रहता है कल को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी बात करें इंडिया और नेपाल के बीच में इशू रहता है, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में इशू रहता है, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भी कई बार यहाँ पर कई सारे इशू देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। नेपाल अगर बात करें यहाँ पर आज के में तो कई बार एक तरीके से ऐसी चीज रहती है ना कि एक इंसान जो है जिसे चाइना की गोद में जाकर बैठ गया तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और चाइना जो है वो अपनी हरकतें करता हुआ बाज आता ही नहीं है यहाँ पर। तो चाइना चाहता है कि यहाँ पर आकर वो घुसे इस इंडिया में, जहां पर इंडिया का इस एरिया में घुसे और जहां पर इंडिया का इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की कोशिश करे। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। रही सही कसर अभी म्यांमार में जो अभी मिलिट्री कू देखने को मिला, तो यहाँ पर काफी बड़ी दिक्कतें सामने निकल कर आई। तो इसलिए कई बार तो ऐसा लगता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रो रो के चल रहा है, या कई सारे लोग ये बोलते हैं चलेगा भी या नहीं चलेगा, मतलब कि धक्का मारी स्ट्रेटजी चल रही है। तो भाई साहब कहां पर जाकर रुकोगे तो बता दो। तो कई बार ऐसी भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो जरूरी है एक सही बैलेंस बनाना, अगर रियलिटी में चाहते हैं कि सही सॉल्यूशन निकालना, तो उसके चलते कई सारे मुद्दे आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं।
तो ये जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ सारी, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं इनके बारे में, और आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, इंडिया जो है वो पहले सार्क के ऊपर काफी फोकस किया करता था, ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। इसमें कौन है? इसमें अफगानिस्तान नंबर 1, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, बस यहीं आके कहानी खराब हो जाती है। तीसरे नंबर पर इंडिया हो गया, चौथे नंबर पर नेपाल, पांचवें नंबर पर भूटान, छठे नंबर पर बांग्लादेश, सातवें नंबर पर श्रीलंका और आठवें नंबर पर आप लोगों को मालदीव देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, अगर बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो ये 2 देश यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। तो बिम्स्टेक में इसलिए ज्यादा शांति रहती है। रीजन क्या है? पाकिस्तान नहीं है, इंडिया कुछ भी बोलता है तो उसकी चलती है, पर लेकिन यहाँ पर क्या करता है, पाकिस्तान हर टाइम पे उंगली अड़ाता रहता है हर एक काम में। तो इसकी वजह से इंडिया ने क्या किया, अभी सार्क से हटकर यहाँ पर बिम्स्टेक पर ज्यादा फोकस देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर श्रीलंका भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर भी, पर यहाँ पर थाईलैंड और म्यांमार आप लोगों को नजर नहीं आएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि आप लोग ये बताओ इनमें डिफरेंस कौन से, कौन कौन से मेंबर है यहाँ पर। तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बेसिकली दोनों में कंपेयर करने के लिए अगर कोई पूछ ले तो ये बता दिया कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया के अंदर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है, ठीक है। ये यहाँ पर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को भी कनेक्ट करती है, क्योंकि म्यांमार भी आ गया यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया से और यहाँ पर थाईलैंड भी आ गया। तो पूछे कॉम्बिनेशन किसका है, तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर सारे के सारे कौन से हैं, वो साउथ एशिया के मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। 1985 में स्टैब्लिश किया गया था, यानी कि ये पुरानी है, ये थोड़ी सी एक नई है इससे। अगर इसके कंपेयर में बात करें, दोनों पोस्ट कोल्ड वॉर ही आए वैसे अगर बात करें। मेंबर कंट्री जो है सफर करते हैं, एक ट्रस्ट नहीं रहता है यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ज्यादा फ्रेंडली नेचर है एज कम्पेयर टू, अगर इसके बारे में आप लोग बात करें, यहाँ पर दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है। रीजनल पॉलिटिक्स जैसे इंडिया और पाकिस्तान की दिक्कतें, इनका कोर ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, तो यहाँ पर इनकी गड्डी जो है वो ज्यादा अच्छे से चलती रहती है, यानी कि बिम्स्टेक जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर बातें करेंगे आप लोग तो एसिमेट्रिक पावर बैलेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज्यादातर जो फोकस है यहाँ पर अगर बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर काम करते हैं मिलकर। यहाँ पर बात करें इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है ओनली 5% है, इससे ज्यादा तो यहाँ पर है। जबकि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मुद्दा है यहाँ पर, ये एक तरीके से ना ये कंट्री जो है अलग अलग एरिया से भी आ गई, यानी कि यहाँ पर 2 एरिया भी आ गए, जबकि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, और ये साउथ एशिया होते होते भी यहाँ पर, यानी कि एक एरिया होते होते भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो मेन जो मुद्दा है यहाँ पर, इसीलिए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया यार इसको साइड में करते हैं, क्योंकि हमने बोला सैटेलाइट लगाते हैं सार्क वाले रीजन में, पाकिस्तान ने मना बोल दिया, हम लोग बोले कनेक्टिविटी करते हैं, पाकिस्तान ने मना कर दिया। यानी कि हम लोग कुछ भी लेकर आते हैं, हम लोग कोई भी छोटा छोटा इनिशिएटिव लेकर आते हैं, पाकिस्तान किसी पे हमें नहीं बढ़ता है, और इसकी वजह से फिर चीजें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है, तो हमको लगा चलो यार बिम्स्टेक के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो मैंने क्या क्या टॉपिक यहाँ पर इसके अंदर आप लोग कवर कर दिए। पहले तो यहाँ पर इसकी पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हो गया जो कि आप लोग आंसर राइटिंग करना है। चैलेंजेस क्या है, सार्क और बिम्स्टेक में क्या क्या कंपेयर आप लोगों को बता दी यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर ये टोटल आप लोगों को एक बैलेंस ही बता दिया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी यहाँ पर अगर कोई पूछ रहे सोल्यूशन क्या होने चाहिए, तो यार यही है कि मिलकर काम किया जाए, एक कॉमन ग्राउंड पर काम किया जाए, ठीक है, ताकि चीजें जो है सही लेवल पर आगे देखने को मिले। यहाँ पर तो इंडिया जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीजों को लेकर चले, ताकि यहाँ पर जो छोटी छोटी कंट्री है उनको ये ना लगे कि यार इंडिया तो पापा बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंडिया जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराए, और जैसे कि इंडिया करता भी है, तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफी इंपोर्टेंट है, एक कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, और बड़ा ही बेहतरीन टाइप का आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो बेसिकली ये आर्टिकल है, इसमें ये बात बोलेगी है अभी यहाँ पर कि आज के डेट में यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेगी, आप लोग सुनकर हैरान रह जाओगे कि जो हमारा जो बेसिकली ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर से माइक्रोप्लास्टिक निकाल कर लाई जा रही है। माइक्रोप्लास्टिक क्या होती है, अगर आप लोगों को ये बोला जाए नॉर्मल तरीके से, तो प्लास्टिक के बहुत महीन महीन छोटे छोटे कण, उनको आप लोग माइक्रोप्लास्टिक बोल सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि प्लास्टिक हमारी बॉडी के अंदर कैसे घुस गई, तो भाई साहब कसर थोड़ी ना छोड़ रखी हम लोगों ने, अगर बॉडी के अंदर नहीं घुसेगी। आप लोग समझ सकते हैं आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, दुनिया भर की आज के डेट में जो दुनिया भर की आप लोग देखते हैं, हम लोगों ने क्या किया, बोतल यूज करी, पानी में फेंक दी, ठीक है। अब ये जो भी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, कई बार कछुए वगैरह, मछलियां वगैरह, ये सारी इनके मुंह में बोतल, प्लास्टिक, ये सारी चीजें फंसी हुई आती हैं। अब ये ऐसे तो पड़ी नहीं रहते, थोड़ी बहुत गलती भी है, तो गलती छोटे छोटे इसके पीसेस हो जाते हैं। पता चला यहाँ पर इनको मछलियां खा रही हैं, ठीक है। ये जो मछलियां हैं आप लोगों ने देखा, मछलियों ने प्लास्टिक खा ली। अब इन मछलियों को कौन कर रहा है, इनको इंसान भी खा रहा है, ठीक है, और इन मछलियों को जीव जंतु भी खा रहे हैं। अब यहाँ पर इंसान क्या कर रहा है, वो जीव जंतु को भी खा रहा है और यहाँ पर मछलियों को भी खा रहा है।
तो इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर वो कहते नहीं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो वही वाला माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे का मतलब ये रहता है कि जैसा काम करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। काम करते हैं हम लोग पता नहीं कैसा और सोचते हैं कि हम लोगों को सारे अच्छे रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा तो यार होने वाला होता नहीं है। तो ये काफी एक बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि माइक्रोप्लास्टिक जो है ये अभी यहाँ पर काफी दिक्कत में देखने को मिल रहा है। मतलब माइक्रोप्लास्टिक की वजह से हमारी इंसान की जिंदगी दिक्कत में देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्लड के अंदर माइक्रोप्लास्टिक पाई गई है। अगर प्लास्टिक के बारे में बात करें तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन है। इवन गायें कई बार आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक खाई हुई पाई जाती है, और मैंने आप लोगों को वीडियो के बारे में बोला था कि एक गाय के पेट के अंदर से कितनी सारी प्लास्टिक यहाँ पर निकाली गई थी। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं काफी एक दयनीय कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली थी, जिसके चलते आप लोग सिचुएशन को भी यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग हैरान रह जाएंगे प्लास्टिक की कंडीशन देखकर यहाँ पर। और अगर मैं आप लोगों को दिखा भी दूं एक बार, आप लोग देखेगा, आप लोग हैरान हो जाओगे यहाँ पर इसको देखकर कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप लोग समझोगे तो एक बार थोड़ा सा देखिए ताकि आप लोग समझ सको। दोस्तों, मैंने आज ही द हिंदू न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी, वो बिल्कुल फ्रंट पेज पर थी न्यूज़ में आप लोग अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। फिर मैंने थोड़ा सा जाकर इसके ऊपर स्टडी की कि आखिर क्या क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक गाय के पेट में से 50 किलोग्राम को प्लास्टिक को बाहर निकाला गया है। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऑपरेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर उस गाय के पेट में से ये 50 किलोग्राम जो प्लास्टिक है वो बाहर निकाला जा रहा है। इसी के बारे में यहाँ पर बेसिकली ये वीडियो है आप लोगों के सामने। जब मैंने इसको देखा इस तरीके से कि क्या क्या कंडीशन है, और प्लास्टिक ही नहीं थी ओनली यहाँ पर, ये प्लास्टिक के साथ में आप लोगों को देखना यहाँ पर अभी पिंस भी दिखाएंगे। जो पिंस निकल रहे हैं गाय के पेट में से निकाला जा रहा है, ये वही गाय है जिसके ऊपर हमारी कंट्री में मॉब लिंचिंग तक होती है, लोगों को मारा जाता है। और उसी गाय को हम लोग जब सड़कों पर छोड़ देते हैं और वही प्लास्टिक, जो प्लास्टिक हम लोग फेंकते हैं, वही प्लास्टिक फिर ये गाय खाती हैं। और उसके बाद में कंडीशन क्या बनती है वो आप लोगों के सामने है यहाँ पर। ये इस तरह की कंडीशन जब मैंने देखी, एक ऐसा भी केस था जहां पर 50 किलोग्राम नहीं 80 किलोग्राम गाय के पेट में से प्लास्टिक निकाली गई। और ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स थी। ये तो यहां पर एक डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है। कई सारी ऐसी गायें हैं जो ऑलरेडी मर चुकी हैं, और उनको जब एक तरीके से काटा पीटा जाता है तो उसके अंदर से भी प्लास्टिक निकाली जाती है। ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, एग्जैक्ट पिक्चर है ये आप लोगों के सामने। और यहां पर यह बात की गई है प्लास्टिक की। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गाय के पेट में से प्लास्टिक के साथ में चुंबक के ऊपर यहां पर कील जो पिन्स होते हैं, जो ऑल पिन हम लोग यूज करते हैं ना, वो जब यहां से इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं, तो आप लोग ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या कंडीशन आज की डेट में देखने को मिल रही है। ये वाकई में यार दिल को दहला देने वाली चीज है। आप लोग सोचिए कि इंसान के पेट के अंदर अगर एक पिन चला जाए तो कैसे रहेगा। हम लोग जानते हैं, चीजों को समझते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम लोगों को पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो पर लेकिन ये तो बेजुबान जानवर है, इनको पता नहीं है। इनको जो भी वहां पर मिलता है प्लास्टिक में लिपटा हुआ, जो भी वहां पर हम लोग फेंक के आते हैं, उसके थोड़े खाने के चक्कर में ये पूरी प्लास्टिक चबा जाती है। और उसके बाद में आप लोगों के सामने है ये कंडीशन जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं। तो इस तरीके की जो सिचुएशन यहां पर बन रही है, तो हम लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं जो हम लोग जरा जरा सी लापरवाही करते हैं, ये उसकी वजह से होता है। आप लोगों ने अभी ये ऐड देखा होगा काफी बार, जिसमें बात करता है छोटा बच्चा कि अरे गोरिया प्लास्टिक खा गई। और ये कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। हमारी जरा सी लापरवाही, हम लोग बस में बैठते हैं, कहीं ट्रेवल करते हैं, जरा सी देर में हम लोग जो पॉलिथीन है उसको निकालकर बाहर फेंक देते हैं। पर लेकिन ये जो बेजुबान जानवर होते हैं, क्या हम लोग उनके बारे में सोचते हैं? और ये मैं आप लोगों को जानवर की बात कर रहा हूं। सेम कंडीशन जो पानी में मछलियां पाई जाती है उनके साथ में, सेम कंडीशन आप लोगों को जो बर्ड्स हैं यानी कि पक्षी हैं उनके साथ में देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें दिखाने का मेरा बेसिक पर्पज ये ताकि आप लोग इसकी ग्रेविटी को जान सको कि ये जो प्लास्टिक हम लोग यूज करते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ही जाती है, और फिर किस तरीके से कंडीशन देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जो हमारी फूड चेन होती है उसके अंदर प्लास्टिक घिसती जा रही है। आप लोग ये फूल पत्ती ये खाते हैं, फिर इनसे ये दूसरे इस तरीके से ऊपर तक, और यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा पूरा एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर पूरी जो चेन है उसके अंदर में कहीं पर प्लास्टिक घुस गई तो फिर यहाँ पर आप लोगों के ब्लड के अंदर भी आप लोगों को प्लास्टिक देखने को मिल जाएगी। और उसी के बारे में यहाँ पर अभी ये बात की जा रही है। अभी माइक्रो प्लास्टिक जो है ये यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रही है कि ब्लड के अंदर, यहाँ पर ह्यूमन ब्लड के अंदर, तो ये बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर। ये तो ये स्टडी की गई है, नीदरलैंड में की गई है, और उसके द्वारा बताया गया यहाँ पर कि प्लास्टिक जो है वो इंसान की बॉडी के अंदर ब्लड में घुस रही है, तो इससे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकती है। तो माइक्रो प्लास्टिक पूछे क्या है, तो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो कि प्लास्टिक के, जो कि टूट टूट कर छोटे छोटे आप लोगों को देखने को मिलते हैं एनवायरमेंट में, तो इसको माइक्रो प्लास्टिक नॉर्मली आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी माइक्रो प्लास्टिक जो है ये ओशन के अंदर आप लोग देखते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर, पानी के अंदर, हर जगह आप लोग को नजर आएगी। ब्लड में अगर बात करें यहाँ पर बेसिकली जो प्लास्टिक है यहाँ पर ये अगर घुस जा रही है तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये आप कैसी कैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है बॉडी के अंदर में। तो यहाँ पर लगभग आप अगर बात करें हर एक इंसान के अंदर थोड़ा बहुत इसका कंटेंट आज के डेट में देखने को मिलेगा।
जिसके चलते जैसे सिचुएशन यहाँ पर आ रही है, तो अभी हालांकि ये आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारे जो डैमेज कर रही है ऑर्गन को, कैसे यहाँ पर दिक्कतें क्रिएट कर रही है। पर लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, जब प्लास्टिक छोटी छोटी हो गई, गल गल कर छोटे छोटे पीसेस हो गए, तो यहाँ पर अगर उसको खा रहा है कोई जीव जंतु, वो उसकी तरीके का यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि जैसा इंसान चीजें खाता पीता है वैसे उसका जैसा खाए अन्न ऐसा होवे मन, ये डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा। तो ये रियलिटी है। तो इसके ऊपर हम लोगों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अपने अपने लेवल पर आप लोग भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया कि कोशिश करो कि प्लास्टिक की चीजें जो है ये यूज करने से बचो यहाँ पर, क्योंकि हम लोग एक बार यूज करके फेंक देते हैं, तो यूज एंड थ्रो की चीजें जो होती है खतरनाक होती है। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए आप लोग देखते हैं बेसिकली यहाँ पर कागज वगैरह या फिर आप लोग जो कपड़े वगैरह के ये बैग वगैरह भी आप लोग यूज कर सकते हैं। अपने अपने लेवल पर काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर सोच रहे हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट कर देगी और ऐसे हो जाएगा, तो यार देखिए फिर तो ना होने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि काफी बड़ी चिंता का रीजन भी आज के डेट में बनी हुई है। तो आप लोग इसके बारे में क्या राय है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। ये पूरा मुद्दा आप लोगों के सामने है, आप लोग इसको कैसे टैकल करेंगे, इसके ऊपर कल को पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि माइक्रोप्लास्टिक के बारे में क्या क्या इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें कुछ कुछ करके मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ पर, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। और बहुत छोटी छोटी देखने को मिलेगी आप लोगों से 50, 80 या फिर बहुत ही छोटे छोटे नैनो माइक्रोमीटर में। तो ये अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम निकल सकती है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। पॉलीइथाइलेन टेट्राफेलाइट बेसिकली प्लास्टिक को आप लोग पीईटी बोलते हैं। ठीक है, कि हाँ आप लोगों ने इसका जो कई बार सुना भी होगा इसको, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट आज के डेट में कर रही है। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये था इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप क्या होता है? जब कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर हमारी कंट्री में बहुत सारे नए नए स्टार्टअप यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आज के डेट में बहुत सारे स्टार्टअप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभी अगर पूछ ले सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए गए स्टार्टअप कहां पर है, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर है कर्नाटका, तीसरे नंबर पर है दिल्ली, चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पर है गुजरात। तो स्टार्टअप जो है इंसान कोई अपना खुद का काम स्टार्ट कर दे तो एक तरीके से वो स्टार्टअप है। फायदा उससे ये रहता है कि वो खुद तो काम करते ही करता है और भी कई सारे लोगों को यहाँ पर काम देते हैं। और फिलहाल जो है यहाँ पर लगभग 65,000 के करीब स्टार्टअप हमारे देश में रजिस्टर किए गए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पर बोल रही है, जिसके जो मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल साहब हैं। स्टार्टअप देखिए करने में हर एक चीज में ना कुछ फायदे कुछ नुकसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आज के डेट में कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर कई बार होता है इसमें कंपटीशन बड़ा हाई होता है, तो डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर एक बैकग्राउंड से इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है। इसलिए मैक्सिमम स्टार्टअप जो है वो फेल हो जाते हैं, सामने निकल कर नहीं आते हैं। जो सामने निकल कर आते हैं वो वही रहते हैं कि जहां पर एक बैकग्राउंड में कोई ना कोई सपोर्ट देखने को मिले। ठीक है, बोलते हैं घर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। बिजनेस स्टार्ट तब होता है जब यहाँ पर कोई ना कोई और पर्टिकुलर पर्सन जो है कुछ ऐसा काम कर रहा हो कि कल को कोई दिक्कत भी होने लगे इस स्टार्टअप में, तो यहाँ पर सपोर्ट मिल सके। यानी कि पता चला सारा का सारा घर जो है वो एक स्टार्टअप में घुस गया और पता चला ये स्टार्टअप जो है वो यहाँ पर बेसिकली मिट्टी में घुस गया। अभी आप लोगों ने कोविड-19 में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, दुनिया भर के लोगों ने सुसाइड किया यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन बनती है, जब बिजनेस डूबने लगता है। आप लोगों को मैं बता दूं, मुझे अभी एक कहानी याद आती है इसी के नाम पर। मेरे गांव में काफी एक ठीक ठाक इंसान थे, वो कोल्लू चलाया करते थे। कोल्लू मतलब जिस तरीके से गुड़ वगैरह बनाने का वो सारा काम करते हैं। तो वो गांव में पहले इंसान ऐसे थे जिनके पास में फोन आया था। ठीक है, मतलब अपना मोबाइल फोन एक लंबा सा उसमें ऊपर एंटीना सा निकला रहता था, छत पे खड़े होकर बातें किए करते थे वो। ठीक है, तो कई बार देखते मैंने कहा वाह यार ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये काफी उस तरीके से आप लोगों ने देखा, उस टाइम पर छोटे छोटे थे हम। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंडीशन ये देखने को मिल रही थी, यहाँ पर वो इंसान अच्छा खासा रॉयल्टी वाली जिंदगी गाँव में जी रहा था, पर लेकिन उसको लगा कि अभी इसमें मजा नहीं आ रहा है। उसने क्या किया, अपना भट्टा स्टार्ट कर दिया। भट्टा मतलब ईंट बनाना, ईंटों को वो करना। और ईंट बनाना भट्टे का काम जो रहता है बड़ा रिस्की रहता है, ये मौसम के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जैसे बारिश हुई, बर्बाद हो गई चीजें, तो इसकी वजह से भट्टा इतना भट्टा बैठ गया इस इंसान का, इस इंसान ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो ये काफी सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंसान जो है एक तरीके से स्टार्टअप वगैरह ये स्टार्ट करता है तो यहाँ पर सही है, अगर उसकी एक अच्छी खासी पकड़ है चीजों के ऊपर, घर पे एक अच्छा खासा माहौल है, तो ही इंसान इन चीजों में घुसे। वरना नॉर्मली क्या करना चाहिए, अपना पहले अपना जॉब करे, पहले पैसे वगैरह इकट्ठा कर ले, अगर लग रहा है कि स्टार्टअप ही करना है। तो ये सारी चीजें रहती हैं बेसिकली। क्योंकि एक बच्चे के द्वारा पूछा गया सर स्टार्टअप करना सही रहेगा फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना सही रहेगा, यार ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, आप लोगों के फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आप लोग इसको बेसिकली देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना है कि सामने वाला आप लोग खाने के लिए तैयार बैठा है। आपको क्या लगता है कि आप लोग बेसिकली आप लोग यहाँ पर शांति में रह सकते हैं? एक एक इंसान जो है उस एक एक चीज के ऊपर पड़े हुए हैं, आप लोगों को यहाँ पर पैर पंजे लगने नहीं देंगे। एक से बच जाओगे दूसरा नहीं छोड़ेगा, कोई ना कोई जरूर खा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर हालांकि हमारी कंट्री में कई सारे स्टार्टअप अभी निकल कर आए यहाँ पर।
यूनिकॉर्न निकल कर आए कई सारे। तो $1 बिलियन यानी कि लगभग 7,000 अगर बात करें रुपए के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए ऐसे ऐसे भी कई सारे स्टार्टअप अभी हमारे देश में निकल कर आए जिनको हम लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो यूनिकॉर्न के फील्ड में अभी आप लोग देखते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप जो कंट्री के अंदर में काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ एरिया में, जैसे कि मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, एनसीआर वाले रीजन में, यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को चीजें यहाँ पर नजर आएंगी। तो स्टार्टअप जो इंडिया है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए, पर लेकिन फिर भी कई बार चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वो यहाँ पर आप लोगों को नजर नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया ना अभी यहाँ पर खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं तो कैसे स्टार्टअप करेंगे, तो वो चीजें हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर कई बार आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलती है कि कोई ऐसे ग्रुप है जिनके ठीक ठाक पैसे हैं, एक बिजनेस चला है, दूसरा चला लिया, दूसरा चला है, तीसरा चला लिया, तो वो देखने को मिलेगी। बहुत कम स्टार्टअप है अगर बात करें यहाँ पर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, लद्दाख और इसी के साथ में लक्षद्वीप के अंदर में। तो ये जो डेटा है यहाँ पर ये कई बार आप लोग कई सारे फायदे पहुंचा देता है। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ये आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों के माइंड में उसको लेकर कोई डाउट न रहे। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा। ओके, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ये है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव, बेसिकली किसके बारे में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये बेसिकली ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरान न्यूक्लियर डील को यहाँ पर और किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये बेसिकली नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ। यूक्रेन में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से लग रहा है कि ईरान न्यूक्लियर डील पर काफी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये बार बार न्यूज में आ रहा है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोग के ज्यादा रहते हैं, तो वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बेसिकली आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न रहे और एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, अपनी पेटी बांध लीजिए बेल्ट, काफी कुछ मजा आप लोगों को आने वाला है। बात करेंगे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल हो जाता है जीएस पेपर 2 के हिसाब से, हमारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं और कौन कौन से एग्रीमेंट देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल भाषा में इसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बजट है ना, बजट बोल दे तो आप लोग नॉर्मल भाषा में बजट बोल दिया। ठीक है, पर लेकिन रियलिटी में लिखा हुआ क्या है उसके बारे में संविधान के अंदर आप लोगों को बोलते हैं उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ऐसे ही इसका नॉर्मल नाम क्या हो गया, ईरान न्यूक्लियर डील बोल दिया कि ईरान के साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड या फिर न्यूक्लियर मटेरियल से रिलेटेड डील साइन की गई। और उसका असली नाम क्या है, साइंटिफिक नेम जो यहाँ पर बुलाता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि एक तरीके से एक ऐसा प्लान बनाना जो कि ज्वाइंट हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो, यानी कि सब मिलकर काम करें और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए, चहुमुखी विकास किया जाए, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे ये, आप लोगों से पॉलिटी में इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं और इकोनॉमिक है तो मिक्स क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। जब मैंने बोला यहाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको नॉर्मली बजट बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है संविधान के, क्या किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है? अगर हाँ तो बताइए कहाँ लिखा हुआ है, अगर ना तो फिर कोई बात ही नहीं है ठीक है, तो बताइए, देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा ईरान, जिससे कि आप लोग आर्टिकल को भी अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप लोगों को ईरान की लोकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है इस पर्टिकुलर रीजन में, और जब आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर मैप बेस्ड बन जाता है कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, तो ये कैस्पियन सी हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे थोड़ा सा आप लोग आएंगे ईरान के तो आप लोगों को पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और इधर आप लोग यहाँ पर आएंगे, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो और भी कई सारे एरिया हैं, जैसे गल्फ ऑफ ओमान हो गया। ये जो टिप आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर, इसको नाम क्या बोला जाता है इस एरिया को, इसको काफी फेमस एरिया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो मिक्स करने वाला मिलाने वाला एरिया है उसको क्या बोलते हैं, ये आप लोग बताइए। बाकी मैं आप लोगों को आगे आर्टिकल में चलेंगे तो बताएंगे। ठीक है, ईरान जो है इसको आप लोग ध्यान से देखिए अगर यहाँ पर, तो इधर पाकिस्तान टच करता है, इधर अफगानिस्तान, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, यहाँ फिर ये सेंट्रल एशियन कंट्री भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, अर्मीनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, तुर्की हो गया और इराक हो गया, और नीचे हो गया पर्शियन गल्फ, यानी कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में हो गया ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान। ईरान की जो करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है ईरानियन रियाल, और ये जो एरिया है जिसमें यहाँ पर ये ईरान पड़ता है इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। तो कई बार आप लोगों ने मिडिल ईस्ट वाला एरिया, तो ये है मिडिल ईस्ट वाला एरिया। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आप लोगों से कई बार इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाएगा, और बाकी और आंसर राइटिंग में क्या क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा ही। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और इसी के साथ में जो भी आंसर देता है एक दूसरे का आंसर रिव्यू जरूर किया करो। ठीक है, बात की जा रही है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एंड आल्सो डिस्कस द इंप्लीकेशन फॉर इंडिया। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट होता है ना, ये एग्जाम में आप लोगों के काम आएगा हमेशा,
क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कोई इशू है तो हमेशा ये पूछेंगे कि इंडिया के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इंडिया के रेफरेंस में देखा जाएगा, वरना दुनिया में क्या क्या चल रहा है सारी चीजों पे थोड़ी ना हम लोग ध्यान रखेंगे। तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका हर एक डायमेंशन से अगर बात करें, जो भी इंपैक्ट पड़ेगा तो उसको हम लोग समझते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग से डिस्कस करूंगा, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में बातें करेंगे जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो पूरा मुद्दा है यहाँ पर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये पूरा मुद्दा किसके ऊपर घूमता है? ईरान न्यूक्लियर डील। तो पहले ये न्यूक्लियर क्या है और क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ईरान के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे मुद्दा है यहाँ पर उसके हम लोग समझेंगे। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, नॉर्मली अगर आप लोग समझोगे, जैसे खेतों में से अगर बातें हम लोग करें, खेत में से गन्ना निकाल कर लेकर आते हैं, ठीक है, फिर उसको फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, तो उसको हम लोग पीस कर उसमें से क्या निकालते हैं, उसमें से हम लोग रस निकाल लेते हैं, और फिर उसको आगे निकल जाकर कोई चीनी बनाता है, उससे कोई गुड़ बनाता है, कोई शक्कर बनाता है, अलग अलग चीजें मटेरियल, और कोई रस निकाल कर पीता है, और कोई मेरे जैसा है तो क्या करता है, गन्ने का रस निकालकर उसकी मतलब एक तरीके से क्या खीर भी बना लेता है, ठीक है। किसने खाई है गन्ने के रस की खीर, बताइए चलिए। तो उसकी खीर भी काफी स्वादिष्ट लगती है, शायद आप लोगों ने खाई होगी। खाई है आप लोगों ने? नहीं खाई है तो बताना, किस दिन मैं पार्टी रखूंगा, सबको बुलाऊंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर यूरेनियम निकाला जाता है, यूरेनियम की माइनिंग की जाती है। तो माइनिंग की जाती है तो कुछ ऐसा मटेरियल लिखता है, और फिर इसकी मिलिंग यानी कि इसको पीसा जाता है, पीसने के बाद में ऐसा हो जाता है, और फिर इसको कंजर्व करके रखा जाता है। तो ये जो यहाँ पर यूरेनियम है, ये आप लोगों को इस फॉर्म में देखने को मिलेगा नॉर्मली, जो येलोइश मटेरियल रहता है। ये जो येलोइश मटेरियल रहता है, अगर नॉर्मल भाषा में आप लोग इसको देखो तो जैसे आप लोगों ने देखा नहीं है घरों में जो दूध निकालने की जो रही होती है, जब उसको घुमाते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो घी है वो बिल्कुल सेंटर में जम जाता है, और जो दूध है वो साइड में निकल जाता है। नहीं, एक तरीके से दूध और घी जो एक तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि छाछ और जो घी है वो अलग हो गया दूध में से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझ लोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, तो ये दो यूरेनियम के आप लोग यहाँ पर बेसिकली दो कंपोनेंट यहाँ पर यूरेनियम के देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात करने वाला हूं। यहाँ पर ये चलता कैसे है, देखिए बेसिकली होता क्या है यहाँ पर, ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम इसमें फीड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इसका नाम याद रखिएगा, इंपोर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो थोड़ा सा आगे चलकर, तो यहाँ से इसको इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। तो फिर क्या रहता है, ये जो हैवियर U238 रहता है, ठीक है, तो सेपरेट कर दिया जाता है लाइटर एक तरीके से U235 है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि दोनों को अलग हो गया, तो एक तरीके से यहाँ पर जो बात करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर U238 हो गया, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं ये क्या हो गया, ये बेसिकली मक्खन हो गया, इनके जो घी नहीं होता है वो जो बीच में बैठ जाता है, तो ये क्या हो गया, ये नीचे बैठ गया आकर, ठीक है। तो इसको अलग से रिमूव कर लिया, और बाकी का जो बचा हुआ U235 है, इसको अलग निकाल लिया यहाँ पर, और ये है बेसिकली टॉप जो कि यहाँ पर ये मटेरियल है, इसको कलेक्ट कर लिया अलग से। और नॉर्मली जब यहाँ पर कोई बॉम्ब वगैरह बनाया जाता है तो यहाँ पर इसी का हम लोग यूज करते हैं। इसमें अगर आप लोग बात करें तो ये एक आइसोटोप होते हैं, ठीक है। आइसोटोप नॉर्मली आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आइसोटोप और जो आइसोबार, दोनों में आप लोगों को डिफरेंस क्या नजर आएगा। आइसोटोप नॉर्मली वो होता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, और आइसोबार जिसमें वेट आप लोगों को सेम नजर आएगा, एटॉमिक वेट। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल साइंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एनरिचमेंट के बारे में। तो एनरिचमेंट देखो, ये तो हम लोगों ने अलग अलग निकाला, तो इसका एनरिचमेंट कैसे होता है, तो बड़े बड़े इस तरीके के बहुत सारे स्टील के ऐसे टेम्पर टाइप में लगाए जाते हैं, और इनमें इसको एनरिच किया जाता है, और पूरा एनरिच का जो प्रोसीजर है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे ये अभी इसमें डाला गया, जिस तरीके से मैंने बताया ना अभी यहाँ पर, ये पूरा प्रोसीजर जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया, पूरा एनरिचमेंट का प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनरिच का क्या होता है मतलब, अगर बोला जाए आप लोगों से, एनरिच का मतलब है किसी चीज को इंप्रूव करना और अच्छे लेवल पर उसको लेकर जाना, तो इसका एनरिचमेंट क्या होता है। तो जैसे जैसे ये एनरिचमेंट होता है, और यहां से आप लोगों को ये मिलता है यहाँ पर जो मटेरियल, जिसको U235 यूरेनियम आप लोग बोलते हैं, तो फिर इसको आप लोग एक तो सिविल यूज के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे बड़े बड़े आप लोगों को देखा ना, बड़े बड़े बिजली बनाने के षड्यंत्र लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं बिजली बनाने के। तो यहाँ पर यूरेनियम का जो एनरिचमेंट होता है, जिसको घुमाया जाता है, प्योर यूरेनियम बनाया जाता है, वो 3 से लेकर 5% की जरूरत होती है ओनली। पर लेकिन अगर इससे ज्यादा एनरिच करेंगे तो फिर आप लोग बॉम्ब बना लोगे। तो ये जो बॉम्ब बन जाएगा इससे ज्यादा एनरिच करने के बाद में, और ये जो बॉम्ब बनेगा इसमें एनरिचमेंट आप लोगों को लगभग 90% देखने को मिलेगा। यानी कि बिजली बनाने के लिए आप लोगों को ओनली 3 से 5 के बीच में आप लोगों को जरूरत है, और जो निकल कर आता है यहाँ पर जो रॉ मटेरियल रहता है, वो नहीं, मैंने बोला खेतों से निकाल कर लेकर आते हैं, तो जो खेतों से निकल कर आता है ये बहुत ही कम एनरिच रहता है। पर लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसको मतलब एक तरीके से नहीं हो, आप लोग रॉ मटेरियल निकाल लेते हैं, उसमें से फिर माल निकालना है बाहर, वो वाला मुद्दा है। तो जब बम बना जाएगा तो ये 90% एनरिचमेंट देखने को मिलेगा, और ये बॉम्ब फिर ऐसा आप लोगों को नजर आएगा फटता हुआ। इसका बॉम्ब का चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगा किम जोंग उनका
एक ना किम जोंग उनका फेस है, ऐसे मुझे फीलिंग आई, क्योंकि जब भी बॉम्ब के बारे में बात करते हैं आप लोगों ने देखा होगा उसकी हरकतें कि मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मुझे एकदम इसका चेहरा याद आ गया। अभी समझते हैं मुद्दा क्या है। ये तो एनरिचमेंट का पूरा प्रोसीजर आप लोगों ने समझ लिया, कैसे कैसे पूरा एनरिच किया जाता है। अब ये पूरा डील क्या है, तो वो इसी एनरिचमेंट के इर्द गिर्द आप लोगों को घूमती हुई नजर आएगी कि एनरिचमेंट यूएसए कहता है कि ईरान को ये करना है, पर ईरान यहां पर इसको करने के लिए तैयार हो जाता है बॉम्ब बनाने के लिए, और यूएसए चाहता नहीं है कि यहां पर बॉम्ब बनाया जाए इस तरीके से। तो इसके चलते ये एक ऐसी डील साइन की गई काफी सीक्रेट तरीके से। यहां पर जो बराक ओबामा थे और हसन रूहानी थे, ये दो यहां पर लीडर थे, तो दोनों के बीच में याराना हुआ। बराक ओबामा ने बोला यार नंबर तो लाओ, हसन रूहानी का बहुत दिन हो गए बात करनी है। तो हसन रूहानी का नंबर मिला, इसने बोला और भाई क्या हाल है, इसने बोला यार हाल तो ठीक ठाक है, तुम सुनाओ क्या चल रहा है। तो हसन रूहानी भाई साहब बोलते हैं कि यार देखो कुछ सॉल्यूशन किया जा सकता है क्या। बराक ओबामा बोलते हैं हाँ मैं भी वही सोच रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। तो दोनों ने मिलकर बात की, तो बात करने के बाद में पता चला कि दोनों का सेम ही टाइप की थिंकिंग प्रोसीजर है। तो दोनों एक ही काम करना चाहते हैं। ईरान भी चाहता है कि वो यहाँ पर अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाए, ईरान भी चाहता है कि यहाँ पर लोगों को जॉब एक तरीके से जॉब मिले, ईरान भी चाहता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो काफी कम हो जाए, ईरान भी चाहता है इसके ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए वो कम हो जाए, और यूएसए चाहता है कि ये बम न बनाए। तो दोनों के बीच में डील साइन की गई यहाँ पर काफी सीक्रेट तरीके से, ये डील को आगे लेकर चले। तो दोनों मिले, फिर चलो यार पार्टी करते हैं, मिलते हैं। तो दोनों ने डील साइन कर ली। पर लेकिन जब यहाँ पर इनका डील का ये प्रोसीजर चल रहा था, उसी टाइम पर कहीं और आग लग रही थी, और वो आग लग रही थी बेसिकली कहां पर, ये है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के दिल में आग लग रही थी, उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी। उसको पसंद न आने के बेसिकली कई सारे रीजन आप लोग बोल सकते हैं। एक तो इजराइल के साथ में जो रिलेशन है यहाँ पर यूएसए के, वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। तो उसके चलते यहाँ पर खासकर डोनाल्ड ट्रंप है वो बिजनेसमैन प्रवृत्ति के आदमी है, और इजराइल के काफी सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट यूएसए के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो ओबामा की पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी, और जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी है। तो इनका भी एक अलग ही रवैया रहता है। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो थोड़ा लिबरल रवैया रखती है ईरान की तरफ को, और जो ओबामा की पार्टी जो यहाँ पर ये बेसिकली जो लिबरल पार्टी है यहाँ पर, ये इसकी थोड़ा सा मतलब रिपब्लिकन पार्टी है वो थोड़ा सा अलग रवैया रखती है इनकी तरफ को। तो डील साइन की गई जैसे तैसे यहाँ पर लेकर। तो उसी के साथ में यहाँ पर फिर क्या हुआ, ओबामा साहब जो है यहाँ पर इनकी पार्टी हार गई। इनकी पार्टी हारी तो फिर पावर में आ गए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब। सबसे पहले आते इन्होंने बोला कि पहले इसको साइड में करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गए। तो ये काफी ज्यादा झटका लगा ईरान को, यार ये क्या हो गया। और सबसे बड़ा झटका उनको लगा जो शादी में गए हुए थे, बेसिकली शादी में गए थे, मतलब कि जब ये डील साइन हुई तो अकेला ईरान तो यहाँ पर था नहीं, और भी कई सारे यार दोस्त रिश्तेदार थे। तो वो जो यार दोस्त रिश्तेदार थे उनको काफी बड़ा झटका लगा। अब ये यार दोस्त रिश्तेदार कौन कौन थे, तो ये थे P5+1, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट, और इसी के साथ में यूरोपियन यूनियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग EU बोलते हैं। तो शादी में ये भी गए थे। 2013 से लेकर 2015 तक काफी लंबा एक प्रोसीजर चला। पहले देखने गए दुल्हन को, उसके बाद में चीजें आगे बढ़ी और फिर शादी करा दी। पर शादी कराने के बाद में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां से बाहर निकल गए। शादी कराने में बिचौलिया था कौन, वो था ओमन। ओमन ने इनकी शादी कराई, और यहां पर जब ओबामा और जो बेसिकली ईरान के जो यहां पर हसन रूहानी साहब थे मिले, तो इसके चलते क्या था, बहुत ही लंबे समय से एक मिसट्रस्ट चला हुआ था। तो मिसट्रस्ट भी इनके द्वारा दूर किया गया। 1979 में याद रखिएगा, ईरान यहां पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ जाता है। तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है यहाँ पर, इसमें ये बोल जाएगा कि अब भाई साहब ईरान जो है वो क्या करेगा, अपना जो भी मटेरियल है उसको यूज करेगा ओनली बिजली बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि बॉम्ब बनाने के लिए यूज नहीं करेगा, बस बिजली बनाने के लिए यूज करेगा। ईरान ने बोला यार वैसे मुझे बॉम्ब बना के करना ही क्या है, तुम यार ये सैंक्शन वैंक्शन हटाओ मेरे ऊपर से, हम अपना बिजली बनाएंगे और अपनी जनता को फायदा पहुंचाएंगे और अपना देश के अंदर अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो इसके चलते यहाँ पर एनरिच का प्रोग्राम इन्होंने वो किया। तो फिर ये बोले कि ठीक है हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन उठाएंगे। तो ये बातें चलती रही और आगे बढ़ती रही। तो उसके चलते चीजें आगे बढ़ती रही काफी लार्ज स्केल पर लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, जैसे मैंने बताया अभी, ये डील यहाँ पर पहुंची तो पर लेकिन प्रेसिडेंट जो बराक ओबामा है इस डील को यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी यानी कि जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी उसकी पार्टी से काफी क्रिटिसिज्म यहाँ पर फेस करना पड़ा। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर डील थी उसको इंप्लीमेंट तो कर दिया उन्होंने, पर लेकिन उसको रेटिफाई नहीं कर पाए, यानी कि पार्लियामेंट से पास कराना होता ना वो नहीं करा पाए। पर फिर भी प्रेसिडेंट है तो हाथ में पावर तो थी, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर इन्होंने जो भी सैंक्शन लगा रखे थे ईरान पर वो सैंक्शन हटा दिए। तो इन्होंने क्या काम किया, डील वैसे तो पास करा नहीं पाए पार्लियामेंट से, पर लेकिन जो सैंक्शन थे वो सैंक्शन इन्होंने यहां से हटा दिए, एक तरीके से उनको शांत कर दिया। तो ये बात जो थी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को पसंद नहीं आई और इन्होंने इसको पूरा इलेक्शन का मुद्दा भी बनाया, जिसके चलते इनको काफी फायदा भी हुआ इसका। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन गए और इन्होंने बोला ये काफी हॉरेबल और वन साइडेड डील है और मैं इसमें से बाहर निकलूंगा, ठीक है।
तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो यहां पर इस डील को बोलने लगे कि ये बिल्कुल अखंड गुनहगार डील है और मैं इस डील का पार्ट नहीं बनूंगा। तो वो इससे तुरंत यहां पर बाहर निकल गए। तो जैसे यहां पर बाहर निकले, अब भाई साहब जो शादी में गए हुए थे, यूरोपियन यूनियन जो उसके अलाइ मेंबर शादी में नहीं गए थे, यानी फिर शादी में उनको लगा यार ये तो शादी मतलब टूट गई, ये तो मजा नहीं आया यार, हम तो मतलब शादी में गए थे। हालांकि आज के डेट में अलग है, वो आज के डेट में दुनिया खुश होती है अगर कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिलती है तो यहां पर इसके चलते इनके द्वारा ये बोला गया यूएसए के द्वारा कि यार ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डील जो है वो साइन की गई थी सबके साथ में मिलकर, और तुम अकेले बाहर कैसे निकल गए, मतलब जो दूसरी कंट्री बोल रही है यूएसए को, ठीक है, अकेले बाहर कैसे निकल गए। और इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी देखरेख में काम होता है अच्छे से कि हाँ बिल्कुल सही काम चल रहा है सारा। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो यूएसए के द्वारा सैंक्शन लगा दिए गए यहां पर ईरान के ऊपर और अपने आप ही आनन फानन में बाहर निकल गया, तो जो दूसरी कंट्री थी वो भी गुस्सा हो गए, यार ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब सामने वाला जो है वो सारे काम कर रहा है ईरान अच्छे से और तुम डील से बाहर निकल गए। तो इसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिली। तो यूएसए ने क्या किया, फिर से सैंक्शन लगा दिए ईरान के बैंक के ऊपर सारे, यानी कि ईरान के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थे वो रोक दिए। तो ईरान भाई साहब सदमे में आ गया। तो ईरान गया इन कंट्री के पास में, यार देखो तुमने डील साइन करवाई थी, उन्हें कहते हैं जब शादी टूटने लगते हैं तो बिचौलियों को बुलाते हैं, तो बिचौलियों के पास में गया कि बताओ यार अब क्या करने हैं। तो ये E3 कंट्री जो है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और यूके आता है, इन्होंने बोला कि तेरे लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे। तो ये जो सोल्यूशन किया गया वो सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जाता है कई बार। इसको बोलते हैं यहां पर INSTEX, ठीक है। तो INSTEX सॉरी यार गला पकड़ने लगता है कई बार। तो यहां पर INSTEX है, यहां पर इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया कि ठीक है यार वो तुम्हारे बैंक पर अगर यहां पर एक तरीके से सैंक्शन लगा रहा है और बोल रहा है हमारा डॉलर आप लोगों को यूज नहीं करना है, और अगर कोई और भी यहां पर अगर कोशिश करेगा ईरान के साथ में रिलेशन बनाना, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाएगा अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेगा। तो ये इससे दादागिरी चलाता है, ऐसी जगह आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ताकतवर है तो कुछ भी करेगा। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो E3 कंट्री है उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। सोल्यूशन तो हर एक चीज का है, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, जिसको INSTEX याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि इनके ट्रेड को सपोर्ट करेगा और बिना इनका बैंकिंग सिस्टम को यूज किए हुए, यानी कि ना पैसा कहीं जाएगा ना बैंकिंग सिस्टम यूज होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा समझ लेते हैं। जैसे ईरान जो है वो यूरोपियन जो कंपनीज हैं उनको अपना तेल या फिर जो भी सामान है उसके पास में वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये कंपनी जो है यहाँ पर जिनके पास में यहाँ पर ये सामान जाएगा, ये क्या करेंगे, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी बैंक है, ठीक है, तो वहां पर उसमें इनका एक्सचेंज चलेगा, वहां पर पैसा जाएगा और वहां से एक तरीके से क्या करेंगे, मान लीजिए इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर तेल गया तो तेल के पैसे तो देने इनको, तो तेल के पैसे न देकर ये क्या करेंगे, इसके बदले में यहाँ पर ये बेसिकली इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर मेडिसिन वगैरह या फिर जो भी गुड्स वगैरह है, यानी कि पैसे में काम ही खत्म हो गया एक तरीके से। ये INSTEX जो है आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम मतलब बार्टर सिस्टम वही सिस्टम है कि एक तरीके से एक इंसान के पास में है आलू और दूसरे के पास में है टमाटर या फिर एक के पास में है छोले भी, ठीक है, तो तीनों मिल जाओ, आलू टमाटर छोले बना लो भाई साहब, जो भी सुटेबल लगे आप लोगों को, और खाओ मजे में। तो कहने का मतलब यह कि एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेना, करेंसी का यूज न करना, अपनी जो कमोडिटी है उसी को करेंसी बना देना कि मेरे पास में ये है तुम ये ले लो और मुझे वो दे दो। तो वो सिस्टम यहां पर इनके द्वारा यूज करने की कोशिश की गई। पर लेकिन यार ऐसा सिस्टम यूज करते हैं ना उसकी लिमिटेशन होती है, ठीक है, क्योंकि पता चला आप लोगों के पास में आलू है, सामने वाले को तो टमाटर नहीं चाहिए, ठीक है, उसको तो पराठे बनाने हैं उन आलू के, तो वो आप लोग के टमाटर का क्या करेगा, तो ये दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। तो इससे चलते यहाँ पर ऐसे कुछ फंडा देखने को मिला। E3 की जो EU की जो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम था ये फेल होता हुआ नजर आया और इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली तेहरान को। अब यहाँ पर इसको यार ये लगा यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है और ये सारे लपेट के बैठ गए मुझे, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर यूरोपियन यूनियन देखता रहा दूर से, और यहाँ पर पहले बराक ओबामा थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप थे, अब जो बाइडेन भी यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर ईरान की खस्ताई हालत रही। अच्छा, ईरान की जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है इनका नाम पता है आप लोगों को? चलिए बताइए, देखता हूँ किस चीज को पता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ईरान ने क्या किया, ईरान बोला कि ठीक है तुम अगर ये हरकतें कर रहे हो तो भाई साहब अब हम लोग अपनी बिजली तो बनाएंगे और इससे बम भी बनाएंगे, अब तुमको उखाड़ना है जो उखाड़ लेना, हम इस पे बम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने बम की तरफ को बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर फिर ईरान के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना था कि जितने सैंक्शन लगा दो, इतने सैंक्शन लगा दो कि सामने वाला टूट जाए। तो ये हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसलिए दुनिया भर के सैंक्शन जो थे वो यहां पर ईरान के ऊपर इंपोज कर दिए ताकि ईरान को जो है वो ब्रेक डाउन किया जा सके। ऐसी हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई और यही सारी चीजें देखते हुए ईरान भी एक तरीके से अपने पर आगे होने के, सामने वाला अड़ जाए तो जब इंसान जब घूम जाता है सर कि यार इसने तो हद ही कर दी, बदतमीजी किया जा रहा है, तो फिर सामने वाला भी आकर अड़ जाता है कि अब देखता हूं तू क्या करेगा। तो ईरान भी अड़ गया, तो अड़ गया ईरान भी। तो तब से चल के फिर यहां पर जब ये अड़े रहे 4 साल तक, यानी कि 2016 से लेके 2020 तक यहां पर जो अभी डोनाल्ड ट्रंप एंजॉय करके गए प्रेसिडेंट की कुर्सी, तो फिर यहां पर जो बाइडेन आ गए। अब जो बाइडेन जो है वो इस डील को थोड़ा आगे लेकर चलना चाहते हैं, पर लेकिन इनका बिल्कुल ऐसा मुद्दा चल रहा है जैसे इसने कोई स्टार्टिंग में मिलता है कर
और स्टार्टिंग में मिलता है नहीं, कोई रिश्ता बनाना है किसी को एक दूसरे के साथ में कि हाँ चलो ठीक है लड़का लड़की बात कर लें, तो दोनों खड़े हुए हैं लड़का लड़की आपस में, लड़की सोच रही है पहले लड़का कुछ बोलेगा और लड़का सोच रहा है पहले लड़की कुछ बोलेगी, दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। मतलब ईरान चाहता है कि इसके ऊपर से पहले सैंक्शन हट जाए, तो ये पहले यहां पर इसको जो एनरिचमेंट करना स्टार्ट किया तब इसको कम करे। यूएसए चाहता है पहले ये एनरिचमेंट करना कम कर दे तो फिर मैं इसके ऊपर से सैंक्शन हटाऊं। अरे भाई साहब दोनों मिलकर बैठ जाओ ना, क्या फालतू की बातें कर रहे हो यार, बच्चों वाली बातें। अरे दोनों मिलकर बोलो कि एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। तो ये तो पूरी राम कहानी मैंने इनकी बता दी, जो इनकी मियां बीवी की लड़ाई चल रही है। तो ये लड़ाई चलती रहती है जब तक यहाँ पर कोर्ट में ना पहुंच जाए सर फोड़कर, तब तक आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हरकतें हैं। आगे बात करता हूं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है। यार हमारे ऊपर इसका काफी ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है। अगर चीजें यहां पर सुधर जाती हैं तो सबसे बड़ा बात तो यह कि रीजनल कनेक्टिविटी बन जाएगी। मतलब क्या है, ईरान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर अगर बात करें बंदर अब्बास पोर्ट है, याद रखिएगा इसके बारे में, जो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, ये स्टेट ऑफ हार्मुज जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में कनेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक है यहाँ पर चाहबार पोर्ट, तो यहाँ पर ये पोर्ट जो है इंडिया अच्छे से यूज कर पाएगा और यूएसए के सैंक्शन से यहाँ पर बच पाएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक और एरिया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर इंडिया कोशिश करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्टिविटी बनाई जाए इसके थ्रू, खासकर जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उनके साथ में, और यूरोपियन से होता हुआ यहां तक ये कनेक्टिविटी बनाई जाए। तो ये काफी स्टैंडर्ड रूट हो जाता है, तो आने जाने का व्यापार बढ़ेगा, तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। चाहबार पोर्ट के थ्रू होता हुआ इंडिया अफगानिस्तान में भी एंट्री करता है रजनीकांत की तरीके से, पाकिस्तान को यहाँ पर ओवरलैप करके। तो ये भी अच्छा है तरीका कि ऑल्टरनेटिव रूट बन गया। तो ये तभी होता है जब यहाँ पर यूएसए सैंक्शन लगाए। क्यों? क्योंकि एक तो S-400 पर यूएसए सैंक्शन लगाता है, और दूसरा यहाँ पर यूएसए का सैंक्शन आप लोगों को इस पर भी देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं बेसिकली काटसा, ठीक है। यानी कि यहां पर अगर ईरान के साथ में हम लोग ज्यादा व्यापार करते हैं तो यहां पर यूएसए की जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई यूएसए का दोस्त किसी और के साथ में यहां पर व्यापार करता है तो ये क्या करेगा, यूएसए अपने दोस्त के ऊपर सैंक्शन लगा देगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ में रहता है तो कहता है नहीं हम दोनों ही दोस्त रहेंगे, तो किसी और के साथ में दोस्ती मत करना। तो हरकतें हैं, तो इससे इंडिया को दिक्कत देखने को मिलती है। तो इंडिया ने अपना काफी लार्ज स्केल पर जैसे ऑयल वगैरह खरीदा करता था वो ईरान से कम भी कर दिया, उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। तो सारी हर एक कोई ना कोई दिक्कत किसी न किसी चीज की देखने को मिलती है। तो अब यहां पर अगर इनके बीच में रिलेशन बढ़ते हैं और ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ती है तो सस्ता तेल मिल जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी हमारे देश की अच्छी रहेगी, तो ये अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, हमारे देश में 85% हम लोग लगभग आज के डेट में क्रूड ऑयल खरीदते हैं। क्या आप लोगों को पता है नेचुरल गैस जो है वो बाहर से कितना खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है। बताइए, अभी 2 दिन पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तैयारी ऐसी करनी है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सबकी हो जाए, ये नहीं कि बस आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी करके अपना कर रहे हैं बस काम। तो इस तरीके से, और कोई पूछे तो उसको पढ़ा भी सको। अब किसी को पढ़ा दोगे ना तो यहाँ पर अलग अलग एरिया है जहां पर ये ईरान के जो यहाँ पर ना ये प्लांट चलते हैं, कहां से यूरेनियम निकाल के लेकर आते हैं, कहां पर ये लाकर इसको एनरिच करते हैं, तो सारी फैसिलिटी यहां पर दे रखी है। तो ये ईरान का एक मैप भी मैंने डाल दिया इसलिए ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले। तो बेसिक चीजें हैं सारी, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, है ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना, इसके बारे में सारे डिटेल में मैंने बता दिया आप लोग को काफी अच्छे से। तो इस एक आर्टिकल के अंदर कम से कम 3 आर्टिकल इंक्लूडेड थे। तो कोई भी डाउट आप लोग किसी भी चीज को लेकर नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। ये हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला था, तो सारी चीजें जो है वो सही चलनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला था, आप लोग यहाँ पर इमरान खान की जो है वो खस्ता हालत हो रही है, तो 172 वोट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बेसिकली इनको होनी चाहिए, पर लेकिन लग नहीं रहा है कि आंकड़े को पार करेंगे यहाँ पर, क्योंकि खुद की इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पर इनको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, जिसकी वजह से ये इशू देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में स्ट्राइक के बारे में बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में बेसिकली आज जो है स्ट्राइक के बारे में बात की गई, पूरा देश जो है भारत बंद रहेगा और 2 दिन तक यहाँ पर लगातार बंद रखने की इसको बात की जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है। 2 दिन ही है ना सर, मतलब इसको बंद करने की बात की तो बोला जा रहा है कि हर एक लेवल पर इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। भारत बंद की जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए सारी चीजें बिल्कुल बंद कर दी जाती हैं, और यहाँ पर ये ट्रेड यूनियन के द्वारा यहाँ पर ये डिसीजन लिए गए हैं। कल ही मैंने आप लोगों को ट्रेड यूनियन के बारे में बातें की थी, तो आप लोग बता सकते हैं ट्रेड यूनियन के बारे में कहां पर बेसिकली ट्रेड यूनियन मतलब यूनियन बनाने के बारे में कहां पर लिखा है, कौन से आर्टिकल में कि आप लोग एक यूनियन बना सकते हैं। कल डिस्कस किया था मैंने आर्टिकल, तो आर्टिकल आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है सुल्ली डील के बारे में। तो ये एक ऐप था जहां पर महिलाओं की खरीदने के महिलाओं की पिक्चरों को एडिट कर करके उनको बेचा और खरीदा जाता था। तो ये काफी ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर, उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था, और कई सारी चीजें मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर की थी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से उसको रिपोस्ट कर दूंगा, तो ये एक न्यूज में है, काफी इसके बारे में क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा। बाकी है दिल्ली का पहाड़, जहां पर आप लोग अच्छी हरियाली देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में बातें की जा रही है कि आग लगी हुई यहाँ पर दिखा जा रहा है गाजीपुर के अंदर में, एक एरिया है जिसमें बड़े बड़े पर्वत आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वो सारी बातें
एक आर्टिकल जो है ये मुझे काफी डिफरेंट सा लगा यहाँ पर। बेसिकली अभी हाई कोर्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया ट्विटर से कि जब तुम डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बैन कर सकते हो तो फिर उन लोगों के अकाउंट को बैन क्यों नहीं कर सकते हो जो हिंदू के देवी देवताओं की यहाँ पर बेसिकली मजाक उड़ाता है। तो यहाँ पर आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, वो अकाउंट बैन होने चाहिए नहीं होने चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है यार देखिए पर्सनली अगर बात की जाए तो अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात करें उसको ठेस पहुंचाना, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख ईसाई कम्युनिटी कोई भी क्यों ना हो, अगर धर्म के बारे में बात आए तो यहाँ पर किसी के धर्म को कोई ठेस पहुंचाने वाला कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं होना चाहिए जिससे कि लोगों के बीच में जो है उनकी बेसिकली जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचे। तो ऐसा कोई भी आर्टिकल किसी सोशल मीडिया पर पब्लिश नहीं होना चाहिए, इससे सोसाइटी में सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ता है, तो उसको बैन होना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी बात बता सकते हैं। तो ये है बेसिकली यहाँ पर। और राइट टू रिलीजन के बारे में याद रखिएगा, जब पार्ट 3 में जाएंगे फंडामेंटल राइट के अंदर में आप लोगों को, तो आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोगों को रिलीजन के बारे में ही बात करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर तू में चल रही है कश्मीरी पंडित को लेकर और जो मूवी है द कश्मीर फाइल उसको लेकर यहाँ पर दोनों के बीच में, तो एक अलग ही माहौल बना हुआ है यहाँ पर जो कि एक अलग डायरेक्शन में चीजों को लेकर चल रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट जो बेसिकली आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये है किसके बारे में, एक सेकंड, सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है, तो ये आप लोगों को केरला के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये अगर बात करेंगे ये पर्टिकुलर एरिया, तो केरला का जो एरिया है उसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है प्रॉपर वे में, तो उसी के लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है यहाँ पर सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो इस पर्टिकुलर एरिया को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, तो उसको अभी बोला गया था उसके लिए जमीन वगैरह नापी जा रही है, तो बोला गया था कि उस पर बैन लगा दो, पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मना कर दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है, कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, अपोजिशन वाले उसको अलग तरीके से ले रहे हैं। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ का प्रोजेक्ट है, ये याद रखिए केरला का प्रोजेक्ट है यहाँ पर। तो काफी सारा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है, 2024 तक इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर जब भी देखता हूँ कि टॉपर्स की दुनिया भर की फोटो आती है तो मुझे बड़ा ही डिफरेंट सा लगता है। ये यानी कि हर एक जो न्यूज़पेपर है वो टॉपर्स की फोटो छापता है, मेरे यहाँ से भी है, मेरे यहाँ से भी है, मतलब एक टॉपर जो है 50 इंस्टीट्यूट में उसका नाम लिखा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी अगर ऐसी चीजें आप लोगों को दिखाता है तो आप लोगों को गुमराह नहीं होना है, क्योंकि हर एक कोचिंग सेंटर में उसी टॉपर की फोटो आप लोगों को लगी मिलेगी। तो आप लोग समझ जाइए, समझदार हैं आप लोग, समझदार को इशारा काफी रहता है, तो आप लोग समझ सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का थैंक्स बोल रहे हैं, थैंक्स तो बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर बेसिकली खस्ता हालत हो गई, अब हम ही ने कुछ ना कुछ यहाँ पर हेल्प किया काफी हद तक। तो इसी के बारे में कि 2.4 बिलियन इंडिया के द्वारा असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया, डूबती हुई नैया को बचाने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीजें अभी देखें क्या आगे बढ़ेगा, पर लेकिन कई सारे लोग ये बोले कि इंडिया ने फायदा उठाया श्रीलंका की मजबूरी का, वो एक अलग बात है, तो सब चलती रहती है, आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है जो बेसिकली फ्लीट कैडर टू रिवैम्प द फ्यूल लॉजिस्टिक ऑफ इंडियन एयरफोर्स व्हीकल। देखिए होता क्या है, अगर हम लोग आज के डेट में जो जैसे हमारे जो जहाज है उनमें अगर फ्यूल भर रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम अगर उसके लिए हो जाए तो उसको यहाँ पर एक सही लेवल पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और इंडियन ऑयल जो है वो मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो एयर चीफ मार्शल जो है VR चौधरी, तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिनके द्वारा ये इनोग्रेट यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो यह बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी कल्याण सिंह जो है उनको पद्म विभूषण दिया गया पोस्टमसली, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है पद्म विभूषण के बारे में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है हमारे देश के अंदर में पद्म विभूषण, जिसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो कि आप लोग अच्छे से देखेगा, इससे आप लोग को क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में कई सारे, ठीक है। हमारी कंट्री में पद्म अवार्ड जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये सिविलियन कैटेगरी में आते हैं। सिविलियन मतलब एक सिविल जनता को नॉर्मली अगर बात करें, जैसे कि भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है, उस तरीके से आप लोग इनको बोल सकते हैं। ये अवार्ड जो हैं जिनको आप लोग पद्म अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहले इनको क्या बोला जाता था, जब इनको स्टार्ट किया गया 1954 में, इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। पहला, ठीक है, पहला हो गया, ठीक है, इसके साथ में फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, तो इस तरीके से इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फिर लगा यार नाम सुनने में मजा नहीं आ रहा है कि नहीं, इनका नाम चेंज करो, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों के नाम कुछ रख दिए, फिर बोले कि नहीं ये नाम सुनने में मजा नहीं आ रहा, ये तो घर का रख लेते हैं, चलो स्कूल का कुछ और रखते हैं। तो फिर स्कूल का आ गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये 1955 में 1 साल बाद ही समझ में आ गया कि ये अवार्ड हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो हमने इनको चेंज कर दिया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर किस किस कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, आप लोगों को क्या ये अवार्ड मिल सकते हैं अगर इन फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग पब्लिक सर्विस में कहीं पर आप लोग काम कर रहे हैं, कोई आर्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, आप लोग इंजीनियर भी हैं तो मिल जाएगा,
ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन की फील्ड में काम कर रहे हैं, डॉक्टर वगैरह, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर लिटरेचर, एजुकेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट या फिर सिविल सर्विसेज, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है, पर आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल दिखाना पड़ेगा, डिफरेंट डिस्टिंग्विश सर्विस दिखानी पड़ेगी। पद्म विभूषण की कैटेगरी में जब बात करते हैं, पद्म भूषण में आप लोग जाओगे तो सर्विस हायर ऑर्डर की होनी चाहिए, कुछ अच्छे लेवल का काम किया होगा, और पद्म श्री में भी एक डिस्टिंग्विश सर्विस आप लोग प्रोवाइड करें तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये जो अवार्ड दिए जाते हैं तो यहाँ पर कंफर्म किए जाते हैं, तो कौन इसको बेसिकली पद्म अवार्ड को कौन यहाँ पर बेसिकली चूज करता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी, वो यहाँ पर बेसिकली एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री जो है वो एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी में कौन कौन होता है, उस कमेटी में भाई साहब एक यहाँ पर हमारी कंट्री के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो हेड करते हुए नजर आएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि पास्ट में 2-3 जगह पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ ले तो ये मत बोलना क्यों पूछ लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है अवार्ड, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पर इंक्लूडिंग होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, तो ये देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से 4 एमिनेंट पर्सन भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उनके नाम रिवील नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो घर का कोई आदमी होगा, चलो यार आज तुम भी बैठ लो, ठीक है, देखते हैं क्या क्या करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वहां पर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने किसी को रिक्रूट करना है, ठीक है, कि अच्छा ये इंसान यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए रखना है। आप लोगों ने एक कमेटी बनाई, उसमें क्या करा, उसका चाचा भी आकर बैठ गया, चल देखता हूँ कैसे तुम रिक्रूट करते हो, आइए हम भी देखते हैं। तो इस तरीके से मतलब अंदर की बातें बाहर नहीं आएंगी निकल के, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रिकमेंड जो किए जाते हैं ये सबमिट किए जाते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, और फाइनल साइन किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि सारे काम हमारे देश में प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, ये संविधान में कौन सा आर्टिकल है जरा बताइए तो, जिससे प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को सारी बातें बताता है, उनके नाम पर जो काम हो रहे हैं उनके साथ में सलाह मशवरा करता है। ये आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन सा आंसर इसका देता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो डायरेक्ट यहाँ से अगर पूछ ले जाए पद्म विभूषण के बारे में क्या क्या चीजें हैं, पद्म भूषण के बारे में, तो मैंने पूरा बता दिया इसके बारे में। अब आप लोगों को इसके बारे में कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारी बातें एक एक कर मैंने बता दी, ओके। बाकी जेलेंस्की साहब जो बोल रहे हैं कि मुझे न्यूट्रल होना है। हाँ, आप लोग अब न्यूट्रल हो जाओ, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तो अब न्यूट्रल होना है। बोला है मुझे नेटो ज्वाइन नहीं करना है। अरे बुद्धू इंसान, ये बात तो पहले बोल देता तो यहाँ तक चीजें पहुंचती नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें पहले से अगर न्यूट्रल रहता तो बहुत कुछ यहाँ पर सोल्यूशन निकल सकता था। अब यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि नेटो को भी इसने बोल दिया कि नेटो जो है बिना पैंदी का लोटा है, ना सुनता है ना कुछ बताता है। तो वो सब बातें हैं, चलिए देखेंगे आगे, ठीक है। चाइना जो है यहाँ पर बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो अफगानिस्तान के अंदर एक अलग ही पैटर्न में घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल है। तो इसलिए चाइना वहां पर एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है अपने हिसाब से। और चाइना के पास में काफी पैसा है, तो पूरे अफगानिस्तान को खरीद लेगा। जैसे पाकिस्तान को खरीद लिया तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो आने वाले टाइम में एक इन्वेस्टमेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तालिबान जो है वो बैन कर रहा है बेसिकली अफगानिस्तान में वुमेन को फ्लाई करना अलोन, यानी कि अकेली लड़की जो है वो जहाज में यात्रा नहीं कर पाएगी, अपने किसी घर वाले के साथ में यात्रा कर पाएगी। मैक्सिको के अंदर दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो कई सारे लोगों की जान चलेगी, ये सब बातें। बाकी यहाँ पर सुडोकू है जो कि आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, इससे काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा और आप लोगों के माइंड में जो है वो स्टेबिलिटी भी आएगी। ये क्विज हिंदी में भी मैं पोस्ट कर दूंगा, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, कई सारी चीजें आप लोग समझ पाएंगे यहाँ पर। और अटेम्प्ट करना, इसके आंसर भी पोस्ट कर दूंगा हिंदी में भी, ठीक है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन के आंसर काफी अच्छे यहाँ पर दिए गए हैं बेसिकली, ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सुभाश्री है उसके द्वारा ये आंसर दिए गए। तो ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया था, बजट के बारे में तो आर्टिकल 112 आप लोगों को पता होना चाहिए। स्विफ्ट के बारे में सोसाइटी फॉर जो वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल जो टेलीकम्युनिकेशन होता है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसको लेकर नहीं होना चाहिए। कुछ शब्द है यहाँ पर, 5 नए शब्द आज की डेट में आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। कई सारे बच्चों के द्वारा सेंटेंस फॉर्मेशन किया गया, काफी अच्छा लगा। आप लोग भी सेंटेंस फॉर्म जरूर किया कीजिए इनको याद रखने के लिए, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर कैवेलियर यानी कि अभिमान, ठीक है। कई बार एरोगेंट भी आप लोग बोल देते हैं, यानी कि बहुत नक चढ़ा इंसान है, ठीक है। पर लेकिन अभिमान नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें जंक्चर यानी कि समय, पर्टिकुलर पॉइंट, वो उस पॉइंट पर मिल गया, ये सब बातें आप लोगों ने देखा होगा। कई बार गाड़ी में डेंट लग जाता है, तो डेंटेड कमजोर एक तरीके से यहाँ पर बोला गया, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट करना एक तरीके से, इनॉर्मस यानी कि विशाल, काफी ज्यादा बड़ा एक एरिया, क्वांटिटी में काफी ज्यादा, ठीक है। जियोपार्डी मतलब खतरा, ठीक है। तो डेंजर कुछ भी ऐसी चीजें जो कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें, तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक या फिर डिसलाइक कर वीडियो को बता सकते हैं। और इसी के साथ में पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करना और क्वेश्चन आंसर भी पोस्ट करूंगा, उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करना। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।